नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, चिराग पासवान अब राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। एक वक्त था जब 10 जनपद और 12 जनपद के बीच में सिर्फ एक बाउंड्री वॉल हुआ करती थी। 10 जनपद यानी सोनिया गांधी का आवास, राहुल गांधी का आवास, पुराना आवास राहुल गांधी का। 12 जनपद रामविलास पासवान का आवास, उनके बेटे चिराग पासवान का आवास। एक बाउंड्री वॉल हुआ करती थी। दूरियां इतनी कम थी कि सोनिया गांधी पैदल भी रामविलास पासवान के घर पहुंच जाती थी और रामविलास पासवान पैदल भी सोनिया गांधी के घर पहुंच जाते थे, क्योंकि बीच में जब सिर्फ एक दीवार हो और उस दीवार के दोनों तरफ 3-3 एकड़ का बड़ा कैंपस और बड़े बंगले हो, तो स्वाभाविक है कि एक गेट से दूसरे गेट तक ही तो जाना है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब दोनों दो गठबंधन का हिस्सा है। अब यूपीए सरकार का वो दौर नहीं रहा। साल भी बदल गया, दौर भी बदल गया और सियासत का मिजाज भी बदल गया। और इस दौर में रामविलास पासवान के हाथ से उनकी जगह उनकी पार्टी की कमान चिराग पासवान के हाथ आ गई। सोनिया गांधी की पार्टी की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के पास आ गई, जो पहले सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के पास हुआ करती थी। कांग्रेस की कमान अब अलग दौर में अलग जनरेशन के पास आ गई। और जो दूरियां बढ़ी थी, सोनिया गांधी का बंगला तो वही है 10 जनपद। चिराग पासवान का बंगला बदल गया। चिराग पासवान मंत्री हो गए नरेंद्र मोदी सरकार के। नरेंद्र मोदी के हनुमान भी बन गए थे नीतीश कुमार की पार्टी को छोटा करने के लिए। लेकिन अब चिराग पासवान राहुल गांधी के मुद्दे पर राहुल गांधी के सुर में सुर एक साथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी प्रयागराज से शंखनाद कर रहे हैं, तो चिराग पासवान रांची से उनके मुद्दे पर सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री जरूर है चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी के हनुमान जरूर कहे जाते हैं चिराग पासवान, लेकिन अब हनुमान ने क्या अपने लिए नया राम ढूंढने का मन बना लिया है? क्या राम की तलाश अब हनुमान एक नए कलेवर वाले राम के रूप में करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं चिराग पासवान, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ चिराग पासवान का राजनीतिक रिश्ता शायद अब बहुत दिनों तक ना निभ पाए। नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखियों पर टिकी है। किनकी बैसाखियों पर? चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी, नीतीश कुमार की बैसाखी, चिराग पासवान की बैसाखी, एकनाथ शिंदे की बैसाखी और अनुप्रिया पटेल और जीतन राम मांझी, इसके साथ साथ जयंत चौधरी, पवन कल्याण जैसी छोटी छोटी बैसाखियां भी हैं। लेकिन बड़ी बैसाखी यही 4-5। बावजूद इसके, जब से नरेंद्र मोदी ने बैसाखियों वाली तीसरी सरकार बनाई है, एक अकेला कितनों पर भारी वाला दंभ चकनाचूर हो चुका है और एक अकेले को सरकार चलाने के लिए कई कई बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है। बैसाखियों के सहारे ही वो यूक्रेन जाकर जेलेंस्की से भी मिल लेते हैं। बैसाखियों के सहारे ही वो इस लायक है कि पुतिन से भी मिल लेते हैं और बैसाखियों के सहारे ही पेंशन स्कीम की भी घोषणा कर लेते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए बैसाखियां कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन इन बैसाखियों में सबसे ज्यादा मुखर चिराग पासवान क्यों हो गए हैं? 5 सांसदों की पार्टी के नेता तकरीबन हर मुद्दे पर सरकार से मुख्तलिफ राय रख रहे हैं। उनका स्टैंड अलग होता है। किस मुद्दे की बात की जाए? लेटरल एंट्री की बात है। लेटरल एंट्री पर चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग राय रखी। SC ST के वर्गीकरण के मुद्दे पर उनकी राय बिल्कुल अलग थी। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर चिराग पासवान की राय भी भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह मेल तो नहीं खाती थी। और अब चौथा मुद्दा भी सामने है, और यह मुद्दा तो सीधे सीधे राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाने वाला है। एजेंडा नीतीश कुमार का है, जिनकी पार्टी को चिराग मॉडल से छोटा किया गया। और इस मुद्दे के अब सबसे बड़े झंडाबरदार राहुल गांधी है। मुद्दा है जाति जनगणना का। पूरे देश में कास्ट सेंसस और आर्थिक गैर बराबरी को, सामाजिक गैर बराबरी को खत्म करने के लिए राहुल गांधी इसके लिए प्रधानमंत्री बदलने तक का आह्वान कर रहे हैं।
कि जाति जनगणना कराओ वरना प्रधानमंत्री बदल दूंगा। यह राहुल गांधी का एजेंडा है और उस एजेंडे का सीधा समर्थन रांची में अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से चिराग पासवान कर रहे हैं। जी हां, लेटरल एंट्री, SC/ST पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके बाद वक्फ बोर्ड और अब देखें तो जाति गणना। साफ साफ चिराग पासवान की पार्टी कह रही है, चिराग पासवान कह रहे हैं कि जाति जनगणना की समर्थक उनकी पार्टी शुरू से रही है, क्योंकि किस जाति की कितनी आर्थिक सामाजिक हैसियत है, कैसी गरीबी है, कैसी मुफलिसी है, इसकी जानकारी के लिए सरकार के पास आंकड़े होने चाहिए। केंद्र सरकार के पास भी आंकड़े होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी, राज्य सरकारों के पास भी आंकड़े होने चाहिए। तो इन आंकड़ों के लिए जाति गणना जरूरी है और साफ साफ प्रस्ताव है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, उनकी पार्टी के LJP-R के, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का फैसला कि जाति जनगणना के बिना ये आंकड़े कैसे जुटाए जाएंगे। जाति जनगणना बेहद जरूरी है और उनकी पार्टी इस मुद्दे पर हमेशा से साथ रही है। जाति जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के विरोध में होती है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में बड़े भारी मन से जाति गणना का समर्थन किया था, क्योंकि यदि खुले दिल से जाति गणना का समर्थन बीजेपी ने किया होता तो अब तक देश में वो जाति गणना करा चुकी होती, लेकिन नहीं कराया। तो सवाल यह उठता है कि जाति गणना का समर्थन करके चिराग पासवान और इसके पहले के 2-3 मुद्दों पर मोदी सरकार से मुख्तलिफ राय रखकर नरेंद्र मोदी को मुसीबत में तो नहीं डाल रहे, नीतीश कुमार को खुश तो नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी के करीब जाने की कवायद तो नहीं कर रहे हैं। कई सारे सवाल एक साथ यहां नत्थी हो जाते हैं और इन सवालों के आईने में देखें तो 240 के साथ एक गठबंधन सरकार चलाने के लिए मजबूर नरेंद्र मोदी क्या और ज्यादा मजबूर होते जा रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार की विशेष राज्य के दर्जे और बिहार के बढ़े हुए आरक्षण को नवी अनुसूची में डालने का मुद्दा, दूसरी तरफ से चंद्रबाबू नायडू जिन्हें राज्य के विकास के लिए पैसा पैसा और सिर्फ पैसा चाहिए, तीसरी तरफ एकनाथ शिंदे जिन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ना चाहिए, चौथी तरफ किसानों की राजनीति के मुद्दे पर जयंत चौधरी अलग से दबाव महसूस कर रहे हैं, पांचवी तरफ जाति गणना के मुद्दे को यदि जोड़ करके देखें तो अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के खूंटे के साथ बंद कर रहने के लिए ज्यादा दिनों तक तैयार होंगी, ये गुंजाइश कम दिखाई देती है। और इन सब के बीच जिस तरह से राहुल गांधी प्रधानमंत्री तक बदलने की बात कर रहे हैं जाति जनगणना के मुद्दे पर, और उस मुद्दे को नरेंद्र मोदी के गठबंधन सहयोगी, नरेंद्र मोदी के स्वघोषित हनुमान चिराग पासवान का खुला समर्थन मिल रहा है, तो आगे की सियासत का अंदाजा आपको लग सकता है कि क्या चिराग पासवान जो 2020 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए विधानसभा चुनाव में अपना एजेंडा बनाकर लड़ रहे थे, क्या वो चिराग पासवान अब आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो जाएंगे? उनकी पार्टी के बारे में तरह तरह की खबरें आती है। पिछली बार भी उनकी पार्टी का संसदीय दल बिखर गया था। पार्टी ही नहीं, संसदीय दल के अंदर तो परिवार के लोग भी उनके खिलाफ चले गए थे। इस बार भी उनकी पार्टी में कहा जा रहा है कि इस तरह के हालात कभी भी उत्पन्न हो सकते हैं। कई सारे फैक्टर हैं। बिहार में मूल रूप से जिस पार्टी का जनाधार हो, रांची में बैठक होती है, संदेश रांची से दिया जाता है, हेमंत सोरेन के इलाके से। अखिलेश यादव के पीडीए और नीतीश कुमार के सामाजिक न्याय को राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी लेकर जब इतना आगे बढ़ गए हैं कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी सरकार से टकराहट की स्थिति है, उस टकराहट की स्थिति में प्रधानमंत्री बदलने का शंखनाद भी किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और राहुल गांधी जिस एजेंडे को लेकर प्रधानमंत्री बदलने की बात कर रहे हैं उस एजेंडे को चिराग पासवान का खुला समर्थन मिल रहा हो, तो सत्ता और सत्ता के साथ जुड़ा हुआ मिजाज और उस मिजाज के साथ जनता के नब्ज को पहचानने की कला, क्या ये तीनों अब चिराग पासवान ने विकसित कर ली है? इस देश का मिजाज अखिलेश यादव के पीडीए की तरफ जा रहा है। इस देश का मिजाज राहुल गांधी और इंडिया के अलायंस की तरफ तो नहीं जा रहा, और इस देश का मिजाज क्या नीतीश कुमार को भी तो मजबूर नहीं कर रहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सियासत करने से राजनीतिक साख तो पहले ही खतरे में पड़ती हुई दिखी है, अब सियासत भी खतरे में पड़ते हुए तो दिख नहीं जाएगी।
इन हालातों के बीच चिराग पासवान की सियासी मजबूरियों को समझा जा सकता है, क्योंकि याद रखिए चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को बड़े ही विनम्र राजनीतिज्ञ थे, लेकिन उन्हें सियासत का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। जी हां, मौसम वैज्ञानिक लालू यादव ने उन्हें नाम दिया था। उस नाम को मीडिया ने पूरी तरह से अपना लिया था, रामविलास पासवान के नाम के साथ चस्पा कर दिया था। तो मौसम वैज्ञानिक चिराग पासवान के पिता को कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि चुनाव में किसकी हवा बह रही है इसकी नब्ज अक्सर वो अधिकांश मौकों पर बखूबी पहचान लेते थे और उस दल के साथ गठबंधन सहयोगी के रूप में उनकी राजनीतिक पारी उस चुनाव में शुरू हो जाती थी। तो क्या चिराग पासवान ने 4 जून को आए जनादेश और उस जनादेश के बाद की परिस्थितियों को पहचान लिया है? आने वाला वक्त इस बात का जवाब खुद ब खुद दे देगा, लेकिन अभी तो ट्रेलर है। पूरी फिल्म की तरफ पहले नीतीश कुमार आगे बढ़ते हैं कि पहले चिराग पासवान आगे बढ़ते हैं, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।